मेरा छोटा भाई मजाक में मुझे फैल कह के पुकारने लगा कि तू फैल है फैल है। एक पेट नाम मेरा बना दिया कि फैल, स्कूल से निकाला हुआ फैल। मुझे लगा कि दुनिया बड़ी टफ है और इस दुनिया में अगर आपको स्ट्रगल करना है और जीतना है तो आपको जो है तानों को हथियार बनाना पड़ेगा। कि हम सब के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन अगर आपके मन में जिद हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने की आपकी इच्छा शक्ति अगर बहुत प्रबल हो, मजबूत विल पावर हो, तो कुछ भी मेरे दोस्तों मुश्किल नहीं। वो पल जब रिजल्ट आता है, उसकी खुशी और आपकी इतने सालों की मेहनत, वो जिद का, वो जो ड्रीम्स का रियलिटी में बन जाना, उसके पीछे मेरी डिसिप्लिन, मेरी कंसिस्टेंसी रही कि मैंने हार नहीं मानी। जब जब किसी ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तब तब मेरे पत्थर की तरह मैंने उसको लिखा अपने दिल के ऊपर कि नहीं, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन बिस्ला और जो कहानी मैं आपको आज बताऊंगा वो एक जिद की कहानी है। वो एक 7th फेल स्टूडेंट के IAS बनने की कहानी है। मैं आज डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स करनाल हरियाणा में हूं और जोश हरियाणा पर मैं आपको अपने जीवन का सफर कुछ समय में 20 मिनट से 30 मिनट के बीच आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा जन्म असंध के पास एक गांव जभाला में हुआ और मेरी पढ़ाई सफीदो एक शहर है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां मेरी पढ़ाई हुई। DAV थर्मल में मैंने 11th और 12th की और मेरी डिग्री, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूं जो कि मैंने भरतपुर राजस्थान से की। और उसके बाद मैंने IRS का एग्जाम, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया और मेरी रैंक 315 और 316 रही 2016 और 17 में। पर कैसे एक 7th में फेल होने वाला बच्चा IRS बना, आइए मैं आपको अपनी कहानी विस्तार से बताता हूँ। मैं जब DAV स्कूल, सफीदों के अंदर एक DAV स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जब मैं हिंदी मीडियम में 6th क्लास में सरस्वती स्कूल में था और जब मैं इंग्लिश मीडियम में मूव किया तो कुछ ऐसी मेरी जिंदगी में फेर बदलाव हुआ कि मैं वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई से मेरी रुचि जो है वो हट गई। वहाँ के टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं एक नया बच्चा था और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं कुछ घबरा गया, जिसकी वजह से 7th क्लास में मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र की और मैं धीरे 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 बिल्कुल 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया। मेरे पापा ने स्कूल से रिक्वेस्ट की कि इसको 8th क्लास में एक मौका और दो, 7th क्लास दोबारा मत करवाओ इससे, अगर 8th के फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं कर पाया तो हम इसको दोबारा से 7th क्लास में करवा देंगे। और मेरे पापा ने मेरे लिए अपने गवर्नमेंट स्कूल में एक सीट फिक्स कर ली, मेरा एडमिशन वहाँ भी करवा दिया ताकि अगर मैं यहाँ फेल हो जाता हूँ तो मेरा एडमिशन वो वहाँ करवाएं। पर चूंकि मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था और उस स्कूल से मेरा मन भर चुका था, उस स्कूल के टीचर से मेरे ताने सुन सुनकर मुझे जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता था और वही हुआ, 8th क्लास में भी मैं फेल हो गया। लेकिन मेरे पापा ने मेरा हाथ उस समय थामा जब मैं बिल्कुल अपने जीवन के सबसे लो कॉन्फिडेंस लेवल पे था, जब पढ़ाई से मुझे डर लगता था, नफरत हो गई थी मुझे। मेरे पापा ने मुझे अपने साथ बिठाया, मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया और एक प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया ताकि मैं पढ़ाई वहां कर सकूं और जो मेरे एग्जाम है वो मैं पापा के स्कूल में दे सकूं। और मैंने मेरे पापा की आंखों में आंसू देखा। मेरा छोटा भाई मजाक में मुझे फैल कह के पुकारने लगा कि तू फैल है फैल है। एक पेट नाम मेरा बना दिया कि फैल, स्कूल से निकाला हुआ फैल। दुनिया के तानों को हथियार कैसे बनाया जाता है, कैसे आपके माता पिता आपके अगर सच्चे साथी होते हैं, वो मेरे पापा ने मुझे सिखाया। उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मेरे हौसले को, मेरे कॉन्फिडेंस को दोबारा से बूस्ट करना स्टार्ट किया और मैंने बहुत मेहनत की। उनकी आंखों के आंसू मैंने देखे, उन आंसुओं ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। मैं 8th क्लास के मार्च के एग्जाम देते देते एक मैच्योर इंसान बन गया। छोटी सी उम्र में मुझे एक हौसला आ गया और मुझे लगा कि दुनिया बड़ी टफ है और इस दुनिया में अगर आपको स्ट्रगल करना है और जीतना है तो आपको जो है तानों को हथियार बनाना पड़ेगा। 9th क्लास में दोबारा मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल था, पर इंग्लिश मीडियम 9th और 10th क्लास में वहाँ पे था, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। मैंने बहुत मेहनत की। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए चैलेंजेस दिए, अगर आपने इतना मार्क्स स्कोर किया तो मैं आपको ये गिफ्ट ला के दूंगा, और उस तरह से उन्होंने मुझे मेरी एनर्जी को, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। 10th क्लास में मैंने अच्छा स्कोर किया और मेरे जो मार्क्स हैं 90+% बने। जो बच्चा 8th क्लास में फेल हो गया था, 8th क्लास मुश्किल से पास हुई थी 67% पे, वो 10th क्लास तक आते आते 90% का स्टूडेंट बन गया। उसके बाद मेरा हौसला और बढ़ा और 11th और 12th क्लास में मैंने DAV स्कूल में, जो कि इस बार थर्मल पानीपत था,
थर्मल कॉलोनी पानीपत, वहाँ एडमिशन लिया और मैंने मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों चीज़ें मैंने ली, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात होती है। कभी आप पढ़ने से भी नफरत करते हो और कभी आप दोनों स्ट्रीम जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम मानी जाती हैं उनको आप ले लेते हो। धीरे धीरे मैंने अपने आप को निखारना शुरू किया। 12th क्लास में मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए। मैं 2 बजे तक स्कूल में रहता, उसके बाद 6 बजे तक ट्यूशन करता मैं पानीपत में। और धीरे धीरे जब मेरी 12th क्लास पास हुई तो मेरा 80% का स्कोर बना और मुझे मेरा रुझान जो बना मेडिकल साइंस की तरफ बना। मेरा सपना था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं। उसके बाद मैंने 1 महीने के लिए चंडीगढ़ में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ भी मुझे एक बड़ा ताना मिला। वहाँ जिनके यहाँ मैं रहता था, मेरे रिलेटिव ने मुझे कहा कि तेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। कोई भी बच्चा जब पहली बार कोचिंग करता है और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, वो भी जानता है इस बात को कि मुश्किल है, लेकिन कोई ताना मार दे तो बड़ा बुरा लगता है। कुछ समय के लिए मेरे कॉन्फिडेंस को उसने शैटर कर दिया, लेकिन मैं एग्जाम को उतने अच्छे से तैयार नहीं कर पाया, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाया। और फिर एग्जाम क्या था? फेलियर। इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे थे पर मुझे जाना नहीं था। मेरे 2 दोस्त थे, नवीन और मनीष। नवीन ने मुझे सलाह दी कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं और वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन नवीन ने धोखा दिया। नवीन और मनीष वो दोनों चले गए पीएमटी की तैयारी करने दिल्ली और मैं वहाँ अकेला रह गया। छोटे से शहर में और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ्रेंडशिप आपका सर्कल नहीं होता है। उसके बाद मैंने मेरे रिलेटिव से बात की, सबने सलाह दी, क्योंकि सारे के सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं। उन सब ने सलाह दी कि वेटनरी एक अच्छा प्रोफेशन है, आपको बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाती है। और मैंने इस बात को मान लिया और मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मैंने ले लिया। जब मैं उस कॉलेज में गया तो मेरे पापा ने कहा कि अच्छा कॉलेज नहीं लग रहा है, इसमें आप एडमिशन मत लो, 1 साल कोचिंग कर लो। पर चूंकि किसी ने मुझे ताना मारा था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से कम हो गया था, तो मैंने उस बात को नहीं माना और एडमिशन ले लिया। 2 लाख की फीस थी वहाँ। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए जुटाना, अपनी सेविंग को कैसे उन्होंने इकट्ठा किया होगा, अपनी इच्छाओं को कैसे उन्होंने मारा होगा दिन प्रतिदिन, ताकि मेरी फीस भर सकें वो। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ का माहौल मैंने देखा और मेरे पापा को देखा कि उन्होंने कैसे मेरे लिए फीस इकट्ठा की है, तो मैंने वहाँ पे और मेहनत करनी स्टार्ट की। और जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपको वैसे भी घर वालों की याद आती है, पर इस बार ये याद कुछ और थी। इस बार ये एक जिद थी कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं इनके लिए कुछ करूं, उनको प्राउड फील कैसे मैं करा सकूं। इस चीज़ की मैंने एक जिद कर ली। मैंने दिन रात मेहनत की और वहाँ उस कॉलेज के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मेरे नंबर जो आते थे 95 प्लस रहते थे। मैंने दिन रात इतनी मेहनत की। उस कॉलेज में बच्चे बहुत कम पढ़ते थे, क्योंकि जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, वो बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उनके पेरेंट्स उनको पैसे दे के पढ़ाते हैं। तो वहाँ सभी टीचर्स ने मुझसे कहा कि तू इस कॉलेज के लायक नहीं है, तू अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, 1 साल कोचिंग करता तो कहीं अच्छा बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर बनता। मैंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मौका और दे दो, अब मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे वहाँ प्रिंसिपल ए के पुरोहित सर हुआ करते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे हर पल, हर समय, जब भी टाइम मिलता था उनको, मुझे अप्रिशिएट करते थे कि अमन तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, इस टैलेंट का यूज़ कहीं बड़ी जगह कर। पापा ने साफ मना कर दिया कि बेटे 2 साल 4 साल का कोर्स है, 1 साल तेरा हो चुका है, अब 3.5 साल और बचे हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप ही होती है, तो तू इस कोर्स को अब कर ले। पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक जिद आ गई थी कि मैं इसके बाद कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करूंगा। और उसके बाद मैंने 3rd ईयर में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई जो मेरे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे और वो यूपीएससी की तैयारी करते थे। उस समय यूट्यूब का इतना प्रचलन नहीं था और ना ही मेरे परिवार में कोई बड़ा ऑफिसर था जो मुझे गाइड कर सके कि आप यूपीएससी की तैयारी करो या कोई और बड़े एग्जाम की तैयारी करो। तो मैंने मेरे सर से पूछा, सर ये क्या एग्जाम है? तो उन्होंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसी बड़ी बड़ी सेवाओं में, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा कुछ अगर है तो यूपीएससी का एग्जाम है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन लेना चाहिए। मैंने पूछा कि सर मैं तो वेटनरी साइंस में टॉपर हूँ और इस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको लूँ। तो उन्होंने बताया कि इसमें मार्क्स जो है कम आते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को ना चूज करें। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वेटनरी साइंस ऑप्शनल पे था कि मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है, इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस समय यूट्यूब की जगह वेबसाइट हुआ करती थी, तो एक वेबसाइट का नाम था iasexamportal.com। इस पे मैंने यूपीएससी के एग्जाम के बारे में सब कुछ पढ़ा, जाना कि क्या इस परीक्षा में कितने नंबर का प्रीलिम्स होता है, कैसा मेंस होता है, इंटरव्यू कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने अपने 4th ईयर से
धीरे धीरे एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं, जब मैं एनसीईआरटीज पढ़ता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी न्यूज़ पढ़ी ही नहीं। आपको बताया कि 9th 8th 9th 10th 11th इन क्लासेस में जब मैं स्टूडेंट रहा था तो मैं वीक था। तो मेरी एनसीईआरटीज जो होती हैं उन पे मेरी कोई कमांड नहीं थी। तो मैं साथ में हिंदी की एनसीईआरटी उठाता और साथ में इंग्लिश की एनसीईआरटी उठाता। दोनों एनसीईआरटीज को मैं पढ़ता दिन रात। पापा की हेल्प लेता, कभी मम्मी की हेल्प लेता, कभी जो कॉलेज में होता दोस्तों की हेल्प लेता कि आप हिंदी पढ़ो, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। और एक पेज में कम से कम भी 20-25 वर्ड ऐसे होते थे जिनका मतलब समझ में नहीं आता था। ऐसी शुरुआत मैंने की, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। एक और मेरे अंदर कमी थी कि मेरी राइटिंग बहुत पुअर थी और राइटिंग की स्पीड भी काफ़ी कम थी। तो मुझे लगता था कि इस एग्जाम के लिए राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने 1 साल कॉलेज में अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रयास किया। कर्सिव राइटिंग मैंने स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाई, साफ सुथरा लिखना मैंने सीखा। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन अगर आपके मन में जिद हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने की आपकी इच्छा शक्ति अगर बहुत प्रबल हो, मजबूत विल पावर हो, तो कुछ भी मेरे दोस्तों मुश्किल नहीं। तो मैंने धीरे धीरे एनसीईआरटीज को सीखा, एनसीईआरटीज को पढ़ा। उसके बाद मेरे पापा ने दिल्ली में कम से कम भी 2 महीने लगाए कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है। उन्होंने बहुत सारी कोचिंग्स एक्सप्लोर की और अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि वाजीराम एंड रवि सबसे अच्छी कोचिंग है। इसके बारे में सभी लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो 2013 के अक्टूबर में मैंने वहाँ एडमिशन लिया, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद मैंने 9 महीने का कोर्स स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी चीज़ें समझ में आती थी, काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल ऊपर से जाती थी। क्योंकि न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में सिर्फ मैं न्यूज़पेपर के अंदर क्रिकेट की न्यूज़ देखता था। इसके अलावा मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं वहाँ जीरो से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ मेरी बहुत पुअर थी। लेकिन मैंने उस चीज़ को कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। मैंने बड़े दिल लगा के मेहनत की और मैंने पहली बार में ही मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते ही उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर बुला लिया और जब मैं घर आ गया तो मेरी पढ़ाई जो है वहाँ फिर से डिस्टर्ब होनी स्टार्ट करी। घर वालों ने कहा कि डिग्री कर लिए, जॉब कर ले, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम तो कोई भी क्लियर नहीं कर पाता, ये तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। पापा के स्कूल में एक टीचर थी, उनकी बेटी के साथ बड़ा नेगेटिव उनका एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने 6 बार पेपर दिया, वो मेंस इंटरव्यू तक गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उनको देखकर पापा बड़े चिंतित रहते थे और कहते थे कि यार ये एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है, इसको मत कर, अपनी डिग्री कर ले। पर मेरे मन में तो जिद थी। और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए फोर्स किया कि मैं पीजी के लिए चला जाऊँ, मास्टर्स करने के लिए चला जाऊँ। तो मैं 2015 का एग्ज़ाम मैंने दिया, पर साथ में मास्टर्स कर रहा था। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ दोनों बार, लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों बार ही मैं मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया। पहली बार घर आने की वजह से और दूसरी बार जो है मैं डिग्री कर रहा था, एमबीएससी कर रहा था। तो इसलिए मैं मोस्टली बच्चों को सलाह देता हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती। तो मैंने 1 साल डिग्री करने के बाद बीच में ही अपनी डिग्री छोड़ी और मैं दोबारा से दिल्ली चला गया 2016 में। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस के लिए 4 महीने दिन रात मेहनत की। मेरा शेड्यूल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहता था। सुबह 6 बजे मैं नहा धोकर लाइब्रेरी चला जाता था और रात के 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी में वहीं खाना, वहीं बीच में अगर रेस्ट करना होता तो नैप ले लेता था। और मैंने 3 से 4 महीने दिन रात पूरी शिद्दत से मेहनत की, अपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने जो 3 से 4 महीने मेंस के लिए मेहनत की, उसका मुझे फल ऐसा मिला कि मेरे मार्क्स वेटनरी ऑप्शनल में इंडिया में ऑल इंडिया टॉपर में रहा। जीएस के अंदर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ। उसी साल मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और मेरे ठीक मार्क्स आए। मतलब मैं बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कहूँगा, पर मेरे इतने मार्क्स आए, 160 मार्क्स थे मेरे, तो 2 आउट ऑफ 275। और मेरा सिलेक्शन उस साल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुआ 315। वो पल जब रिजल्ट आता है, उसकी खुशी और आपकी इतने सालों की मेहनत, वो जिद का, वो जो ड्रीम्स का रियलिटी में बन जाना, उसके पीछे मेरी डिसिप्लिन, मेरी कंसिस्टेंसी रही कि मैंने हार नहीं मानी। और कभी भी मुझे ताने मिले, उल्हाने मिले, उनको मैंने हथियार बनाया, उनसे मैंने लड़ाई की, ना कि उनको अपनी कमजोरी बनाया। जब जब किसी ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तब तब मेरे पत्थर की तरह मैंने उसको लिखा अपने दिल के ऊपर कि नहीं, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा प्रयास किया। दोबारा प्रयास करने के बाद मेरा बिल्कुल एग्जाम से पहले, 2017 वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम से 8 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया। और डेंगू की वजह से, क्योंकि पहली बार बीमारी इतनी बड़ी डेंगू हुई,
और मैं फिटनेस और एक्सरसाइज बहुत कम करता हूँ, फिटनेस पे ध्यान बहुत कम देता हूँ। इसकी वजह से मैं 8 दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया। पर चूंकि जब आप किसी और का भला करते हो तो आपका भला जरूर होता है। तो एग्जाम से पहले 3 महीने जो मिलते हैं, मैंने मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ वेटनरी साइंस ऑप्शनल उनको पढ़ाया, अपने नोट्स बनाए। जीएस के मेरे बहुत शॉर्ट नोट्स बने हुए थे, मैंने उन सबको पढ़ाया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था और मैं औरों की भी हेल्प करना चाहता था। तो जो 3 महीने में मैंने पढ़ाई के साथ साथ उनकी हेल्प की, तो वही वापस मेरे पास आया। जब मैं डेंगू में पीड़ित था, बीमार था, तो फोन पे मेरे सर, मेरे सीनियर हुआ करते थे डॉक्टर अजय, वो पूरे मेरे नोट्स उनको मैंने दिए हुए थे, उन नोट्स को पढ़ पढ़ के मुझे सुनाते थे, क्योंकि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको बैठ के कर पाऊँ। आंखों में से आंसू आते थे, भगवान तूने क्या किया मेरे साथ। मेरा तो इस बार तो मुझे आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, मेरा तो सपना अधूरा रह गया। क्योंकि बिल्कुल 8 दिन पहले 28 अक्टूबर मुझे भूलता नहीं है, 28 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था मेंस, और 20 अक्टूबर को मेरा डेंगू डायग्नोस हुआ मुझे। और एग्जाम कैसे होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ कि मुश्किल क्यों बनी मेरे साथ। एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, राइटिंग के एग्जाम होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम सुबह और 3 घंटे का आफ्टर लंच, और 5 दिन ये एग्जाम चलते हैं। और डेंगू के 8 दिन का एक बीमारी होती है, उसके बाद आपके अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है कि आप ढंग से बैठ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। मैं चॉकलेट, इलेक्ट्रोल, ब्लैक कॉफी ये सब पीता था एग्जाम के पहले, एग्जाम के दौरान, और फिर मैं लिखने की हिम्मत जुटा पाता था। पर क्योंकि जिद थी कि कुछ करना है, बड़ा बनना है, तो मैंने उस 5 दिन हार नहीं मानी, और मैंने दिन रात अपने आप को, मतलब, क्योंकि मैंने सच में कभी फिजिकल स्ट्रगल नहीं किया था, मैंने मेंटल स्ट्रगल किया था। यूपी मैंने जब मैं तैयारी करता था, कॉलेज के दौरान था, तो रात के 2 बजे, रात के 12 बजे मैं उठा करता था, और सुबह 10 बजे तक मेरा एग्जाम होता था, मैं पढ़ता था। मैंने हमेशा पढ़ाई पे बहुत स्ट्रगल किया, पर फिटनेस पे कभी स्ट्रगल नहीं किया, तो मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी, क्योंकि मेंटली जब आप स्ट्रांग होते हो ना, फिजिकल कैपेबिलिटीज आपके अंदर आ जाती है। और उस साल भी मेरी रैंक एक नंबर इंप्रूव हुई, 315 से 314 रैंक पे मैं आया, और फिर मुझे आईआरएस मिल गया। फिर मैंने सोचा शायद भगवान की यही मर्जी है कि भाई मैं आईआरएस ही बनूं, तो मैंने उसके बाद एग्जाम देने की नहीं सोची। एक बार फिर मैंने एग्जाम दिया 2 साल के बाद, तो मेरा उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, बड़ी हाफ हार्ट से मैंने उसको एग्जाम को दिया था। लेकिन फिर भी मेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि आईएएस बनने का जो कारण था, उन लोगों की भलाई करना, उनसे डायरेक्ट टच में आना, जो खुशी उससे मिलती है, वो मेरी इच्छा थी। तो मैंने एक वाइज आईएएस करके एक प्लेटफॉर्म चलाया, जहां मैं वेटनरी साइंस ऑप्शनल, वेटनरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं कोचिंग देता था, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, अपने नोट्स उनको देता था कि ये लो आप और इनसे पढ़ाई करो, और वेटनरी ऑप्शनल को लो, क्योंकि बहुत वेटनरी डॉक्टर्स लेते नहीं थे इसको, और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी इसको ले सकते थे। मैंने बहुत लंबी मुहिम चलाई कि वेटनरी साइंस ऑप्शनल आप लो। उसके बाद से बहुत बच्चों ने वेटनरी साइंस ऑप्शनल लिया, और उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए वेटनरी साइंस के अंदर, और वो आईएएस भी बने, कुछ बच्चे आईपीएस बने, कुछ आईआरएस बने। और इसके बाद फिर वो अकेडमी डॉक्टर अंकेश मेरे छोटे भाई चलाते हैं, वो वेटनरी डॉक्टर्स के लिए भी कोर्सेज करते हैं और वेटनरी ऑप्शनल भी करते हैं। और मैंने अपना डॉक्टर अमन बिस्ला के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, जहां मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, लाइव सेशन लेता हूं, उनके जो डाउट्स है प्रिपरेशन को लेकर, लाइफ को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर, उन सबको मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। और यही चीजें मुझे खुशी देती हैं, जो मेरी कमी रह गई आईएएस ना बनने की, वो कमी मैं यहाँ से पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं इसी के साथ आप सभी का और जोश हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतनी वीडियो मेरी सुनी, यहाँ तक आप आए। और इस वीडियो का और मेरी कहानी सुनाने का जो मेरा मेन मकसद था कि ज़िंदगी में अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप हीरो बन सकते हैं। आपको जिद होनी चाहिए, आपको अपने माँ बाप को गर्व कराने की फीलिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन वहाँ से आता है। और दुनिया के तानों को अपने रिजल्ट के साथ, अपने परिणाम से उनको जवाब दो, ना कि अपने शब्दों के साथ। धन्यवाद।